तो आईपीएल का रोमांच चल रहा है इस वक्त, तो सारी दुनिया में वो जो खुमारी होती है आईपीएल की, नए टैलेंट को देखने की, वो लगातार फैंस के मन में एक दीवानगी बढ़ाती है। और आईपीएल के ठीक बाद होना है वर्ल्ड टी20, जो कि वेस्ट इंडीज और यूएसए की मेजबानी में होना है। तो एक तरह से आईपीएल को हम ऑडिशन के तौर पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, किसका टिकट वर्ल्ड कप के लिए होता है। लेकिन हम आज उस शख्सियत के साथ बात करने जा रहे हैं जिसने शायद भारत को एक ऐसा खिलाड़ी हाल फिलहाल में दिया है जिसे एक लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा है। और शायद बीते एक साल में उस खिलाड़ी ने ऐसी परफॉर्मेंस भी कर दी है, तो शायद एक्सपेक्टेशन का जो दौर होता है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो मेरे साथ इस वक्त यशस्वी जायसवाल के कोच ज्वाला सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिबरल टीवी स्पोर्ट्स पर। अ, सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। आई एम वेरी हॉनर्ड एंड वेरी प्लीज। थैंक यू। सर, 17 दिसंबर 2013, मैं इसी दिन से शुरुआत करना चाहूंगा। ओके। शायद आपके लिए भी बड़ा खास दिन होगा और हम लोग के लिए भी एक तरह से बड़ा खास दिन है, क्योंकि शायद अगर उस दिन आप यशस्वी को नहीं देखते तो आज भारत के लिए जिस खिलाड़ी को हम रन बनाते हुए देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, वो हम नहीं देख पाते। तो सर, थोड़ा सा मैं कहानी जानना चाहूंगा, क्या आपने ऐसा देखा उस दिन कि आपने अपनी नजर उस खिलाड़ी पर लगाई, एक तरह से अपने परिवार के साथ रखा और शायद आज उस लेवल पे पहुंचा दिया है जहां पर हर कोई जाना चाहता है। आपने डेट ठीक से याद रखा है। मैं हर स्टोरी यहीं से शुरू करता हूँ। तो बेसिकली जब मैंने उसको देखा था तो बहुत ही छोटा था वो। ही वॉज अराउंड 12 years ऑफ एज, 12 साल का था। और कुछ दोस्तों ने मुझे उसकी तकलीफ़ों के बारे में बताया कि वो मुंबई में क्रिकेट खेलने के लिए आया है और उसको लोग खेलने नहीं दे रहे हैं और उसको कोई बैक करने वाला नहीं है। तो एक्चुअली जो सबसे बड़ा मोटो था वो था मैं खुद। क्योंकि मैं भी उसी तरीके से 2000 सॉरी 99 में मैं मुंबई आया था क्रिकेट खेलने के लिए और सेम एज में आया था। मैं 13 साल की एज में आया था और मेरा सपना था या मैंने जो भी ड्रीम किया था कि मैं मुंबई जाऊंगा और आगे जाके आचरेकर सर से कोचिंग लूँगा। और जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली उस टाइम फेमस थे, वैसा कुछ मैं करूँगा। तो वो सोचना तो बड़ा आसान था लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो जब मैं आया था मुंबई तो अ, मैं भी वही सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा था जो 2013 में यशस्वी जिससे गुजर रहा था। तो जब मुझे लोगों ने बताया कि ये आज़ाद मैदान में रहता है और वो टेंट में रहता है, तो मुझे लगा कि ये कहीं न कहीं मेरे से बड़ा सिमिलर है। और जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी छोड़ी थी, मैं भी ढूँढ रहा था कोई ऐसा बच्चा जो उस जर्नी को आगे ले जाए। मैंने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला। मुंबई क्रिकेट में काफ़ी मेरा भी एक नाम था उस टाइम पे। और काफ़ी अलग-अलग जगह पे भी खेला, अदर कंट्रीज़ में भी खेला। बट वो क्रिकेट नहीं खेला जो मैं खेलना चाहता था। तो बेसिकली पहली जो मेरा जो मोटिव था वो मेरा खुद का था कि मेरी जो कहानी है जो मैंने 1995 से शुरू की थी और जिस तरीके से मैंने कठिनाइयाँ झेली हैं, क्योंकि सब यशस्वी के बारे में जानते हैं लेकिन जो मैंने किया है वो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे पिताजी गुजर गए 2009 में और वो मुझे बात बोल के गए थे कि बहुत सारे साँप होते हैं लेकिन मड़ी वाला साँप बहुत कम होता है। तो मुझे बड़ा पिंच हुआ था ये 2003 वर्ल्ड कप में जब सचिन ने अपर कट से छक्का मारा था शोएब अख्तर को। तो मुझे लगा था यार, और मैं जो क्रिकेट जो मैं कर रहा था, जो मैं नहीं कर पाया, बिकॉज़ आई गॉट मल्टीपल मसल फेलियर, क्योंकि मेरे पास ना कोई कोच था, ना मेरे पास रिसोर्सेज़ थे, क्योंकि मेरे फादर जो भी पैसा भेजते थे वो इनफ नहीं था। और बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया लेकिन वो भी इनफ नहीं था। और बिकॉज़ ऑफ दैट कुछ मेरी भी गलतियाँ थी, मैं वो क्रिकेट नहीं खेल पाया। तो मुझे उसको आगे बढ़ाना था, इसीलिए जब मैंने यशस्वी को देखा, तो फिर मुझे लगा कि ये लड़का शायद कहीं न कहीं मेरे ही तरह से है और शायद अगर मैं इस पे काम करूँ, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है पहला मोटो ये था मेरा। और दूसरा मोटो जो था वो ये था कि उसके अंदर एक टेम्परामेंट था जो उसकी क्वालिटी थी
कि अ, उसके पास टेम जो रन बनाने का जो हंगर था या जो सक्सेसफुल होने का हंगर था। क्योंकि नहीं जिस तरीके से मुझसे बात कर रहा था, जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसा-ऐसा लड़का है, ये टेंट में रहता है। फिर मैंने उसको बुलाया और फिर मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो बताया मैं टेंट में रहता हूँ। तो मैं बोला आप आपके आपकी फैमिली कहाँ है? आप टेंट में क्यों रहते हो? तो उसने बताया कि मेरे माँ-बाप यूपी में रहते हैं और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना है। और मैंने बोला तेरा खर्चा कौन चलाता है? तो बोला कि सर घर से थोड़ा बहुत आता है, अ, और रहना-खाना है। तो फिर मैंने उसको बोला कि एक काम कर, तू कोई क्रिकेट खेला है क्या पहले? तो बोला हाँ। तो मैंने बोला क्या किया है? तो उसने बोला कि मैंने हैरिस शील्ड में 200 किया था। तो मुझे हँसने आया कि मुझे लगा शायद ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैंने उसको अपने घर पे बुलाया और फिर उसका जब 2 पेपर कटिंग उस टाइम था उसके पास, एक उर्दू में था, एक इंग्लिश में था। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि यस, ये लड़के का परफ़ॉर्मेंस तो जेन्युइन है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुमको क्या दिक्कत है? तो जैसे-जैसे अपने प्रॉब्लम बता रहा था, मैं मुझे समझ में आ गया कि कहीं न कहीं इसकी और मेरी कहानी बहुत कनेक्टेड है। और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं इसको आगे जाके जो भी मेरी नॉलेज है, रिसोर्सेज़ है, मैं डेफ़िनिटली इसको 100% एफ़र्ट डालूँगा। और जब मैं कर रहा था, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं जब ढूँढ रहा था कि कोई मुझे सपोर्ट करे, तो बहुत सारे लोग आते थे और खाली सिम्पैथी देके चले जाते थे। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ मदद भी किया। आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने कुछ तो किया, आजकल के ज़माने में वो भी तो कर। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ था कि अगर मैं किसी बच्चे को बैक करूँगा, तो 200% एफर्ट के साथ करूँगा। ऐसा नहीं कि जस्ट दिखाने के लिए कि किसी को कोई जूते दे दिए, कपड़े दे दिए। तो मैंने ये क्योंकि मैंने देखा है जब कोचेज़ को या लोगों को कि थोड़ा बहुत लोग करके हट जाते हैं। मतलब अगर आप 100% अचीवमेंट करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो 10% एफर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको 200% आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो मैंने वो सोचा कि मैं वो सारी चीज़ें दूँगा जो मुझे नहीं मिली है। एंड सेकेंडरी, मुझे हाल्फ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं करना था, मुझे 100% अटेम्प्ट करना था। तो मैंने फिर उसको वहाँ से आज़ाद मैदान से अपने घर पे लाया और वो मेरे साथ 9 साल रहा है। 2013 से 2022 तक वो मेरे साथ था। और बेसिकली आई एक्टेड लाइक अ फादर। उसके सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे, लाइक उसका खाना-पीना, रहना, कोचिंग और मीन्स व्हाटएवर, उसके डॉक्यूमेंट्स, स्कूल एडमिशन, एजुकेशन, जो भी एक बच्चे को फैमिली में मिलता है, मैंने हर चीज़ की कोशिश की और आई एम वेरी, वेरी हैप्पी कि मैं कामयाब हुआ। सर आसान नहीं होता है एक तरह से अगर मैं कहूँ कि आपने पहले देखा, उसके बाद 15 दिन आपने अपने पास ट्रेनिंग पे रखा, उसके बाद आपने ये फैसला किया कि इसके ऊपर मैं सब कुछ झोंक दूँगा। जहाँ तक मैंने जो भी स्टोरी पढ़ी है, मुझे यही समझ में आया था आपने बोला कि इसको मुझे बनाना है हर हाल में और तैयार करना है। तो एक बात होती है ना कि आपने क्या टैलेंट देखा शुरुआत में यशस्वी जायसवाल में? क्योंकि आम तौर पर 12-13 साल की उम्र में उतना समझ में नहीं आता है कि इस खिलाड़ी कहाँ जाएगा आगे चलकर, क्या इंडिया के लिए खेलेगा? बहुत सारे कशमकश और सवाल होते हैं। तो ये आपका क्या ध्येय था उस वक़्त कि क्या आपने टैलेंट देखा यशस्वी में? ख़ास चीज़ क्या थी उस वक़्त? देखिए, मैं ना बहुत ही पॉज़िटिव पर्सनैलिटी हूँ और मैं हर चीज़ में अच्छा ही ढूँढता हूँ। तो उस लड़के के अंदर जो काबिलियत थी, जैसे मैंने बताया, उसके अंदर एक फायर था कि मुझे खेलना है, कुछ बनना है। और दूसरा जो था मेरा मोटिव कि मुझे बनाना है। और ये 2 चीज़ें जो इमोशनल चीज़ें होती हैं, जो आप मतलब बेसिक फंडामेंटल बोलते हो कि एक क्रिकेट में नहीं, हर फील्ड में है कि आपके अंदर एक फायर होना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट हो या कुछ भी करना हो, पहली चीज़ तो वो है। अगर क्रिकेट वाइज़ बात करूँ तो उसके अंदर जो एक स्पेशल एबिलिटी था, वो था विकेट पे स्टे करने की काबिलियत, जो आज भी है। वो लंबी इनिंग खेलता था। तो जो बैट्समैन, अगर कोई भी प्लेयर, अगर उसके अंदर एक वो कैपेसिटी है कि लंबा इनिंग अगर कोई खेल सकता है, तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो वो एक चीज़ था, लेकिन 12 साल की एज में बोल पाना कि कौन इंडिया के लिए खेलेगा, कौन नहीं खेल पाएगा, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। एक सोचते हैं कभी-कभी, इवन रणजी ट्रॉफी प्लेयर इंडिया के लिए खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, किसी को पता नहीं है। यहाँ पे इंडिया में 38 स्टेट्स हैं और उसमें से भी सिर्फ 15 लोग टीम में आते हैं। तो उस समय तो देखिए, बोल कोशिश तो हम हमेशा करते हैं कि हम इंडिया के लिए खेलेंगे, हमारा विजन भी वही होता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है कि आपको हर दिन ये स्टेज क्लियर करने हैं।
तो मैंने उसको स्टेज टू स्टेज हमेशा गोल्स दिए कि पहले हमको मुंबई के लिए खेलना है, उसके पहले मुंबई अंडर, पहले स्कूल क्रिकेट में परफॉर्म करना है, फिर अंडर 16 में परफॉर्म करना है। तो इस इस जर्नी में बहुत सारे हर्डल्स भी थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो बहुत बार फेल हुआ है। हर किसी को लगता है कि वो 200 बना रहा है, 300 बना रहा है। बट अगर मैं हर जगह, जैसे स्कूल क्रिकेट में जब वो स्टार्ट में मेरे पास आया, तो जब मैंने उसका स्कूल चेंज किया तो वहाँ पे स्कूल टीम के कोच का फ़ोन आया कि सर ये रन नहीं बना रहा, हम इसको ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और उसको कुछ और इनिंग्स मिले, देन ही स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स। फिर जब वो मुंबई की अंडर 16 टीम में खेला, इवन जब वो क्लब टी क्रिकेट भी खेल रहा था, कांगा लीग खेल रहा था, तो एक मैच में पहले में 39 रन किया। सेकेंड सीज़न उसका बहुत ऑर्डिनरी था, सेकेंड कांगा लीग। तो कोच का फ़ोन आता था या कैप्टन्स का कॉल आता था कि ज्वाला भाई इसका मोटिवेशन लो हो रहा है, सो मेनी थिंग्स। तो अंडर 16 में जब सिलेक्ट हुआ तो पहला जो साल था उसका विजय मर्चेंट ट्रॉफी का, 11 इनिंग में सिर्फ उसके 2 फिफ्टीज़ थे। तो लोग हमेशा ये देखते हैं कि इसने बड़े रन्स कितने किए हैं, लेकिन मुझे पता है कि कितनी बार वो फेल हुआ है। तो कोई भी प्लेयर को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में सक्सेस भी होगा और उस प्रोसेस में फेलियर्स भी आएँगे। तो अगर आप ये दोनों को अच्छे से डील कर सकते हो, तो आप ज़रूर कहीं न कहीं पहुँच सकते हो। और मैंने उसको एट द बिगिनिंग यही बोला था कि हम लोग 10 साल मेहनत करेंगे और देखेंगे कहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था वो कि वो इंडिया के लिए खेलेगा कि नहीं या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। आई वाज़ नॉट नॉट अवेयर कि वो क्या करेगा। हाँ, लेकिन गोल ज़रूर था और चूँकि हमने प्रोसेस को फ़ॉलो किया, तो जितने भी फेलियर्स आए हमने उसको टैकल किया और जो भी सक्सेस मिले उससे हमने सीखा, दोनों से सीखा। एंड आप देख ही रहे हैं हमारी जर्नी कैसी चल रही है। हाँ, वही मेरा सवाल है सर कि मतलब बहुत सारे बच्चे आते होंगे आपके पास, लगातार आप उनको देखते होंगे। इवन फ्यूचर में उम्मीद है कि और भी बच्चे आप इसी तरह के लाएँगे, जैसे यशस्वी जायसवाल हैं। लेकिन बात वही है कि यशस्वी जायसवाल को आपने देखा, उसके बाद आपने एक तरह से पूरा तैयार किया, नर्चर किया। फिर उसके बाद जब आईपीएल में उन्हें खरीदा गया, मुझे अच्छी तरह से याद है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जब वो खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल से पहला सीज़न कुछ ख़ास नहीं गया था। बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे थे। उसके बाद आपने उनके ऊपर क्या काम किया? जब वो एक तरह से ऑक्शन में उन्हें खरीदा गया, उसके बाद भी काफ़ी कमी थी, तो आपने तैयार किया, लेकिन अभी वो उस तरीके से छा नहीं पा रहे थे। तो उस वक़्त आपने क्या काम किया? देखिए जब वो आईपीएल के लिए पहली बार उसका ऑक्शन हुआ 2019 में, मेरे को डेट भी याद है 19 दिसंबर 2019। तो उसी के अगले दिन उसको अंडर 19 वर्ल्ड कप में जाना था और वो साउथ अफ्रीका में जाके वर्ल्ड कप में उसने मैन ऑफ द सीरीज लिया। उसके बाद जब वो आया तो थोड़ा बहुत ही प्रैक्टिस हुआ क्योंकि उसके पहले टी20 क्रिकेट ज़्यादा खेला नहीं था। एक मुंबई प्रीमियर लीग खेला था, वो भी 3 या 4 गेम था। उसके बाद डीवाई पाट 2-3 टूर्नामेंट खेला था। टी20 क्रिकेट उसको पता नहीं था क्या होता है। देन जब वो आईपीएल एक्चुअल में आया तो हमारे इंडिया में कोविड हो गया, कोरोना का आ गया और फिर एग्ज़ैक्टली, कोरोना का लॉकडाउन लगा और हम कोविड में हम साथ में ही थे, मतलब हम दोनों, मेरे घर पे रहता था वो, तो हम दोनों साथ में ही थे और हम लोग ने बात करना बंद कर दिया कि आईपीएल में क्या होगा, क्योंकि उस टाइम जो इंडिया में सिचुएशन था वो बहुत ही डेंजरस था, कोई घर से बाहर समझ नहीं गया। निकलता। तो जब मैं उसकी बॉडी देखता था तो मुझे लगता था यार ये लड़का आईपीएल में सरवाइव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो एक लड़का अंडर 19 का लड़का है, आईपीएल में गया और प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा है, फिटनेस भी नहीं कर पा रहा है। तो मैंने कुछ जिम विम के इक्विपमेंट्स मंगाया, मैं बोला तू जरा ट्रेनिंग कर, एटलीस्ट फिटनेस करते रहे। देन मैं बीच बीच में उसको लेके जाता था, मेरा जो फैसिलिटी है अलाउड नहीं था, फिर भी मैं उसको लेके जाता था अपनी गाड़ी में, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराता था। तो मुझे लग रहा था कि कर नहीं पाएगा। और फिर फाइनली जब आईपीएल अनाउंस हुआ यूएई में, दुबई में, तो मुझे एक बार लगा कि उसको बोलूँ कि एक काम कर, तू राजस्थान रॉयल्स वालों को बोल दे कि इस सीज़न में खेल नहीं सकता, आई एम नॉट फिट। थोड़ा शोल्डर में प्रॉब्लम था। लेकिन मैंने फिर सोचा कि चलो इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, तो मैंने उसको बोला कि जा और देख क्या होता है, गो एंड जस्ट लर्न। वो गया और 3 मैच में उसने 40 रन बनाया है। तो इट वाज़ वेरी ऑर्डिनरी सीज़न फॉर हिम और उस टाइम उसको उतनी अपॉर्च्युनिटी भी नहीं मिली। एक प्लेयर अगर कोई टीम में जाता है तो उसको एटलीस्ट 3, 4, 5 गेम मिलने चाहिए, टी20 फास्ट गेम है, तो उतनी अपॉर्च्युनिटी मिली भी नहीं। तो जब वो वहाँ से वापस आया ना तो ही वाज़ वेरी डाउन एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। वो मेरे को, मैं गोरखपुर चला गया था,
क्योंकि मैं उसके लिए मुंबई में रुका था कोरोना में, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैट में रहना बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो मैं इसलिए मेरे नेटिव प्लेस से कहीं जा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे डर था कहीं हम लोग गए और कोरोना वगैरह हम किसी को भी हो गया, तो शायद इसका आईपीएल चला जाएगा। तो मैंने अपनी फैमिली को और उसको एकदम स्ट्रिक्टली मना किया था कि हम लोग जब तक ये जाएगा नहीं आईपीएल में, हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं, कहीं जाएँगे नहीं। फिर जब वो चला गया तो मैं गोरखपुर चला गया, और फिर जब वो आया तो गोरख मुंबई आया तो ही स्टार्टेड क्राइंग ओवर द फ़ोन, और वो बोलने लगा कि सर मेरा करियर ख़त्म हो गया और मुझे लगता है कि अब मैं आगे नहीं खेल पाऊँगा। और ही बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा फ़ोन पे। तो मैंने उसको चुप किया, मैं बोला एक काम कर, तू आजा गोरखपुर आजा, और मुंबई में तो मैं भी आके कुछ नहीं कर पाऊँगा, वहाँ पे ग्राउंड ओपन नहीं है। तू आजा और हम लोग वापस रीस्टार्ट करेंगे, हम ज़ीरो से वापस स्टार्ट करेंगे। जो हो गया, जो भी तो तेरा अचीवमेंट था या फेलियर था, दैट हैज़ गॉन। नाउ वी विल रीबिल्ड आवरसेल्फ। और फिर वो आया, गोरखपुर आया, और वहाँ पे मैंने एक्चुअली आईपीएल वॉच किया था बड़ा क्लोज़ली, तो मुझे बहुत सारे क्लूज़ मिले थे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो मैंने उसको फिर हार्ड प्लास्टिक बॉल से फिर अराउंड 12 10 से 12 मीटर से अच्छे लड़कों को इकट्ठा किया, बहुत सारे बच्चों को, और मैं बोलने लगा कि इसको जितना ज़ोर से डाल सकते हो डालो। तो कट शॉट, पुल शॉट, क्योंकि आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना है तो आपको स्क्वायर कट अच्छा होना चाहिए, पुल अच्छा होना चाहिए, ओवर द कवर्स अच्छा होना चाहिए, ओवर द बॉलर हेड मारने आना चाहिए, एंड देन फ्लिक फ्लिक शॉट अच्छा होना चाहिए जब ओवर मिड विकेट। तो उन सब जो अटैकिंग शॉट्स होते हैं उसकी हमने कम से कम 20-25 दिन रोज प्रैक्टिस की, एंड मे बी अराउंड 4-5 घंटे हर दिन हम प्रैक्टिस करते थे। तो पहले सीमेंट विकेट पे करते थे, फिर उसको मैं लेके जाता था सेंटर विकेट पे और स्पिनर्स को लगाता था और बोलता था जस्ट हिट सिक्सेस। तो करीब 7 से लेके हम लोग 11-12 बजे तक 5 घंटा, 4 से 5 घंटा यही करते थे। और जब वो बैक प्रैक्टिस वो कर रहा था तो मुझे बार बार आके बोलता था, सर ये प्रैक्टिस से मेरा गेम खराब हो जाएगा। मैं बोला क्यों खराब हो जाएगा? बोलता था कि सर मैं रेड बॉल प्लेयर हूँ, डेज मैच का प्लेयर हूँ, मैं लंबी इनिंग खेलता हूँ, तो इस तरीके से तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने उसको बोला कि देख, अभी नेक्स्ट 1.5 साल बीसीसीआई कोई भी रेड बॉल टूर्नामेंट नहीं कराने वाली है, एज पर माई विजन। बिकॉज कोविड है, तो कोविड में 4 दिन का मैच, तो क्योंकि उस टाइम क्वारंटीन वगैरह क्या क्या चल रहा था। तो अभी तुझे T20, अगर आगे का क्रिकेट खेलना है तो तुझे T20 क्रिकेटर बनना है। तो वो मेरा सुनता तो था, लेकिन उसके दिमाग में डाउट था। तो मैं बोला अगर तुझे आगे का क्रिकेट खेलना, मैं भी अभी इसको शायद आईपीएल ही हो या मुश्ताक अली हो, तो अभी प्रिपरेशन सिर्फ T20 का करना है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। और जब रेड बॉल का क्रिकेट आएगा तो फिर उसकी भी प्रिपरेशन कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिर वो करता था जो मैं बोलता था। उसके बाद फिर अचानक से मुंबई में मुश्ताक अली का सिलेक्शन मैच अनाउंस हो गया, बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि मुश्ताक अली कराएंगे। सो मैं जो सोच रहा था एक्चुअली वैसे ही कुछ हो रहा था कि T20 क्रिकेट ही आ रहा था। बिल्कुल। फिर वो मुंबई आया और पहला मैच जो सिलेक्शन मैच था उसमें उसने कुछ 52 या 54 बॉल पे 102 रन मारे। तो इमीडिएट उसने मुझे कॉल किया कि सर आज तो कमाल हो गया है। तो मैं बोला क्या हो गया? बोला सर जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसी बैटिंग की है। सर मैंने पता है आप, मैं आज 50 बॉल पे 100 मार दिया, और जो जो मैं शॉट्स मार रहा था मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे शॉट्स मैं मार सकता हूँ। तो मैं बोला जो हम कर रहे थे तूने उसको एग्जीक्यूट किया, और इसीलिए मैं वो करवा रहा था कि T20 क्रिकेट में डोमिनेट करना है। उसको एक्चुअली पता नहीं था, जब वो आया था आईपीएल से तो उसको ये सेंस नहीं था कि कैसे T20 क्रिकेट खेलना चाहिए। और मैं उसको हमेशा बोलता था पॉजिटिव इंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको पॉजिटिव इंटेंट भी समझ में नहीं आता था, उसको लगता था पॉजिटिव इंटेंट मतलब सब बॉल मारना। तो मैंने उसको समझाया कि पॉजिटिव इंटेंट मतलब आपका, जब आप विकेट पे जाते हो तो सामने वाली टीम को लगना चाहिए कि ये लड़का ना बॉलर को डोमिनेट करने के लिए आया, रन बनाने के लिए आया, यहाँ पे खाली टाइम आई मीन खड़े होने के लिए नहीं आया। तो T20 क्रिकेट इज अबाउट शोइंग द पॉजिटिव इंटेंट कि आप सामने वाले को डोमिनेट करने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो उसको वहां से वो समझा कि पॉजिटिव इंटेंट होता क्या है। अब हर गेम का पॉजिटिव इंटेंट अलग होता है, वो कोचिंग का मैटर है, आई कैन टॉक लेटर। तो T20 क्रिकेट में ये होता है कि अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो बॉलर को या सामने वाले कैप्टन को, टीम को या आपकी टीम को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप वहां पे खुद के लिए खेल रहे हो, तो आपको शॉट्स खेलने आने चाहिए। और शॉट्स तभी लगेंगे जब शॉट्स आपको आएंगे। अगर आपको कट शॉट मारना ही नहीं आता है 140 के स्पीड में, तो आप सोच के नहीं मार सकते हो। तो पहले स्किल होता है,
उसके बाद विल होता है। तो विल इज अ पॉजिटिव इंटेंट, स्किल इज टू एग्जीक्यूट दैट जो भी आप प्लान कर रहे हो। तो उसके बाद फिर वो उसने वो रन किए एंड ही वाज वेरी हैप्पी। एंड देन मुश्ताक अली में उसने उसी के जस्ट बाद श्रीशांत को कुछ एक ओवर में 2 छक्के 1 चौके कुछ मारे, पहली बार उसका जो T20 का पहला एक हाईलाइट हुआ था। उसके बाद सीजन 2 भी आ गया, क्योंकि नवंबर में आई थिंक अक्टूबर में सीजन 1 खत्म हुआ था और मार्च अप्रैल में वापस सीजन 2 आ गया था। तो फिर वापस कोरोना जब कम हुआ, वापस मैं आया गोरखपुर, तो वापस उसको T20 का मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस करा बिफोर IPL 2। और उसको सेंटर विकेट पे ले जाके मैं प्रैक्टिस करवाता था अगेंस्ट साइड आर्म बॉलर्स। और हम लोग सीमेंट का प्लास्टिक शीट वगैरह लगाते थे, ताकि पेस जो बॉलर का अगर 130 है तो टप्पा गिरने के बाद 145 हो जाए। उस पे हमने फील्ड सेट करके बहुत सारे प्रैक्टिस किए, ओवर द बॉलर हेड, पॉइंट पे छक्का, पुल, फ्लिक, स्वीप। तो IPL 2 में जब वो गया तो उसने उसका फास्टेस्ट 50 तब किया था, कुछ 17 बॉल में 50 किया था अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। सो दैट इज हाउ, किस तरीके से उसका एक अंडर 19 क्रिकेटर से हमने वो IPL एक एक बोलते ना, एक गुड IPL प्लेयर का सफर तय किया वहां से वहां तक। पर सर मतलब यशस्वी जायसवाल को जब वो उनका डेब्यू हुआ, तो मतलब लगा नहीं ऐसा कि इस खिलाड़ी का ये डेब्यू मुकाबला, ये फियरलेस अप्रोच, क्या आप ये बात लगातार करते थे कि जब डेब्यू होगा तो अपना खेल नहीं बदलना, या शुरू से यशस्वी का इसी तरह का खेल रहा है हमेशा कि उनको जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है हमेशा? मतलब मैंने अभी तक ऑन डेब्यू से राइट फ्रॉम द स्टार्ट यशस्वी जायसवाल को कभी भी ऐसा नहीं देखा कि उनको लग रहा है कि यार टीम में जगह बनाने के लिए खेलना है। वो पहली बॉल में भी आउट हो जाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है उनको, उसी तरीके का उनका अप्रोच रहेगा। तो ये आपने बातचीत की उनसे लगातार, या कुछ उनका अलग ही माइंडसेट है? देखिए, जो भी चीज़ आज आपको दिख रही है वो आज से शुरू नहीं हुई, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, राइट? बिल्कुल, हर एक की जो आपको एंड रिजल्ट दिखता है, हर एक को एक जो ऑडियंस होता है वो एंड रिजल्ट देखता है, और एक कोच या क्रिएटर जो होता है उसके पीछे की प्रोसेस को देखता है। तो आज जो आप देख रहे हैं कि वो स्कोर बना रहे हो, आज से नहीं है, इसकी हमने 10 साल से मेहनत की है। और वो 10 साल की जो मेहनत है और उसमें जो उसने अलग अलग स्टेजेस पे परफॉर्म किए, उसका कॉन्फिडेंस आपको आज दिख रहा है। और मैं हमेशा हर एक प्लेयर को बोलता हूँ, नॉट ओनली यशस्वी, आई हैव लॉट ऑफ प्लेयर्स। तो मैं हर एक प्लेयर को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि पॉजिटिव इंटेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव इंटेंट इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन। पॉजिटिव इंटेंट का मतलब क्या है कि आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा सामने वाले से बेटर होना चाहिए। अगर आप टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हो या आप पहली बॉल भी खेल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कंपल्सरी आपको पहला बॉल डिफेंस ही करना है। एग्ज़ैक्ट आजकल की क्रिकेट में, आजकल के दौर में आपको डोमिनेट करने सीखना है, क्योंकि टुडेज वर्ल्ड, अगर आप शुरू में आप पीछे रह गए तो वो जो आपका ऑपोजिशन है वो आगे आ जाएगा। तो आपको पहले ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप स्टार्ट ऑफ द इनिंग आपको दिखाओ कि आई एम हियर टू स्कोर रन्स, आई एम नॉट हियर टू स्टे। और आई थिंक उसी के वजह से वो अच्छा कर रहा है। और जैसे मैंने पॉजिटिव इंटेंट का बात किया, तो उसमें भी बहुत सारे टैक्टिकल पार्ट होते हैं कि अगर बॉलर आपको अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो अच्छा डिफेंस करो, ताकि उसको लगे कि यार ये डिफेंस पे मैं इसको बीट नहीं कर सकता। अगर बॉलर लूज बॉल डाल रहा है तो उसको आप अटैक करो, ताकि उसको लगे कि यार मेरे को लूज बॉल नहीं डालना है। तो अगेन, तो दोनों कंडीशन में अगर आप अच्छा डिफेंस भी करते हो तो बॉलर पे प्रेशर आता है, सामने वाले टीम पे प्रेशर आता है। और अगर अच्छे शॉट्स भी खेलते हो तो भी वही सेम चीज होती है। तो आई ऑलवेज टीच, मैं बेसिकली मैं टेक्निक से ज़्यादा टैक्टिकल पार्ट में बिलीव करता हूँ। तो ये हमारा प्लानिंग रहता है, हमको डोमिनेट करके स्पोर्ट खेलना है, ना कि डिफेंस। अब उस प्रोसेस में आप 2-4 बार फेल हो गए, दैट इज फाइन। बट अगर आपकी नीयत अच्छी है, मतलब इंटेंट मतलब नीयत होती है, अगर आपकी नीयत अच्छी है कि आप रन बनाने जा रहे हो और आप दिखा रहे हो अपने बॉडी लैंग्वेज से, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो गए। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट जो आप बोल रहे हो वो उसके वजह से होता है। सर, वेस्ट इंडीज़ में डेब्यू हुआ यशस्वी का रेड बॉल फॉर्मेट में, और डेब्यू में 171 की इनिंग बहुत बड़ी बात होती है किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए ऑन डेब्यू, जहाँ पर विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, उनके बीच में जाकर अपनी जगह बनाना, ओपनिंग स्लॉट के लिए एक तरह से बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है। तो क्या आप, एक तरह से नर्वसनेस थी कि यार मैंने जो इतनी मेहनत की है ऑन डेब्यू में, अगर कुछ खराब हो गया तो यशस्वी पे इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? कुछ आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया था, या फिर आप
थे, कॉन्फिडेंट थे कि नहीं ये लड़का कर जाएगा? अभी आपके कॉल के पहले मैं एक क्लास लेता हूँ एवरी सैटरडे ऑन मेंटल टफनेस। तो आज का मेरा लेक्चर था पॉजिटिव इंटेंशन। तो आप जैसा सोचोगे ना वही चीजें आपके करीब आएंगी, है ना। थोड़ा मैं मेंटल ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो जी, कभी भी ना, इट्स इट्स माय एटीट्यूड कि सिचुएशन को मुझे ही कंट्रोल करना है। अगर मैं कहीं पे भी किसी भी फील्ड में उतर रहा हूँ तो मैंने पूरा प्लान करके उतरा हूँ। तो जो भी सिचुएशन है कि मुझे ही कंट्रोल करना है। और कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मेरा जो पॉजिटिव इंटेंशंस है ना वो हमेशा काम करता है। तो मैंने ना मैं यशस्वी को या सारे बच्चों को यही सिखाता हूँ कि जब आप मैदान में उतर गए हो ना तो सामने वाला जो बॉलर है वो भी आपके ही बराबरी का है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो या कोई भी लेवल का क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका जो ऑपोजिशन है ना वो भी आपकी बराबरी का है। अगर आपकी बराबरी का नहीं होगा तो आपको उस मैच में चांस नहीं मिलेगा। अगर आप ओपनिंग कर रहे हो तो ऑफ कोर्स टीम मैनेजमेंट ने देखा होगा कुछ आपके अंदर, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आपका इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव इंटेंशन से कोई भी काम करोगे तो आप पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो बिल्कुल ही नर्वस और ये सब तो पता ही नहीं हम लोग को क्या होता है। मैं कभी वो सब सोचता नहीं हूँ। मे बी वो भी नहीं सोचता है। तो बेसिकली अगर वो, और इनफैक्ट वो जब वो वेस्ट इंडीज में उसने टेस्ट डेब्यू किया तो उसने आईपीएल में ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे बॉलर्स को खेल के गया था और डोमिनेट करके गया था। और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आईपीएल एक ऐसा स्टेज है जो कभी कभी इंटरनेशनल लेवल से भी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि आप अगर किसी भी टीम में आईपीएल में खेल रहे हो तो उसके अगेंस्ट में जो बॉलर होते हैं वर्ल्ड लेवल के बॉलर होते हैं। अगर आप एक टीम के अगेंस्ट खेलते हो तो मे बी आपको एक या दो बड़े वर्ल्ड लेवल के बॉलर मिले, या रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो। लेकिन अब आईपीएल में एक टीम के पास ऑप्शन होता है कि वो सारे बॉलर्स अलग अलग कंट्रीज के खिला सके। तो बेसिकली चूंकि वो आईपीएल में काफी रन करके गया था, डोमिनेट करके गया था और इतना क्राउड का प्रेशर भी झेल के गया था। तो मुझे लगता है कि टेस्ट डेब्यू में ऐसा कुछ उसको दिक्कत नहीं हुआ, बिकॉज ही हैज ऑल दोज एक्सपीरियंसेस और कोई भी ऐसे नर्वस वगैरह जैसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। सर बीता 6 महीना यशस्वी के लिए शायद बहुत अच्छा गया। हर फॉर्मेट में उन्होंने रन बनाए, टी20 में भी उन्होंने रन बनाए। टेस्ट मैचेस में तो आग लगा दी उन्होंने, इंग्लैंड के खिलाफ 2 डबल सेंचुरीज बहुत बड़ी बात है, छोटा-सा भी करियर है। लेकिन हाल-फिलहाल में हम देख रहे हैं कि जो करंट सिनेरियो आईपीएल में उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। तो आपकी क्या बात हुई? अभी कुछ बात हुई यशस्वी से खराब? ज़ाहिर-सी बात है आपसे बात हुई होगी कि मुझे क्या करना है, रन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? एक मैं फॉर्मर क्रिकेटर का स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने यशस्वी को लेकर कहा है कि रोहित शर्मा को बात करनी चाहिए यशस्वी से कि रन क्यों नहीं बन रहे हैं, वर्ल्ड टी20 खेलना है आपको, उनसे बात करनी चाहिए। तो आपकी कुछ बात हुई है यशस्वी से इस बारे में? नहीं, रिसेंटली तो मेरी बात नहीं है, क्योंकि जब वो कोई टूर्नामेंट में होता है या कहीं पे जाता है तो मैं फ़ोन पे ज़्यादा किसी प्लेयर से बात नहीं करता हूँ। और डेफिनेटली जब मैं मिलूंगा तो बोलूंगा। लेकिन देखिए क्रिकेट में कैसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हो लेकिन चीज़ें उस तरीके से नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी सेटबैक्स पहले भी आए। और वहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के पास ऑलरेडी इतने सारे कोचेज हैं, उनकी एक सपोर्ट्स टीम है। तो आई फील कि वो उसका टेक केयर कर लेंगे। और अभी 7 गेम हुए हैं और उसने एक दो इनिंग्स खेले हैं, 39, 26, तो स्टार्ट मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। और आई एम होपफुल कि वो आगे के मैचेस में करे। और इतना कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इंडिया के एक बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी ऐसे फेजेस देखे हैं। विराट कोहली को ले लीजिए या रोहित शर्मा को ले लीजिए या फिर किसी को भी ले लीजिए आप। लास्ट ईयर जॉस बटलर का फॉर्म देख लीजिए। तो आज जॉस बटलर ने उन इतना बड़ा मैच जीता अगेंस्ट कोलकाता। तो ये क्रिकेट है और एक स्पोर्ट है, इसमें होता रहता है। क्योंकि जब आप चांस लेते हो तो कभी कभी बॉलर का भी दिन होता है। एंड आई एम श्योर ही विल बाउंस बैक, क्योंकि वो उसका वो कैरेक्टर है कि अगर 4-5 इनिंग खराब जाता है तो मुझे लगता है कि वो कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा कि मतलब स्टार्ट मिल रहे हैं, इसी से मैं जोड़ना चाहूँगा कि कई फॉर्मर क्रिकेटर्स का ये भी आया है कि बहुत जल्दबाज़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं यशस्वी जायसवाल। आम तौर पर इस तरह का क्रिकेट वो खेलते नहीं हैं, थोड़ा समय लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो एक तरह से कंपनसेट कर लेंगे अगर थोड़ा-सा टिक जाएँगे। तो आपको लग रहा है कुछ जल्दबाज़ी हो रही है या फिर वो एक्सपेक्टेशन अब बढ़ गई है यशस्वी से
कि यार हर मैच में इससे रन चाहिए? नहीं, जल्दबाजी तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप उसके आप सारे मैचेस देखेंगे लास्ट 2 इयर्स का, तो उसका गेम ही वही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉल मार रहा है उसमें उसका जो शेप है बॉडी का, जो हम बैलेंस बोलते हैं ना, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बॉडी का वेट जहाँ पे जाना चाहिए, टेक्निकल थोड़ा सा मुझे लग रहा है। जैसे लास्ट मैच में वो मारने जा रहा था सामने, लेकिन बॉडी का वेट थोड़ा पीछे था। मुझे लगता है थोड़ा सा बॉडी के बैलेंस में थोड़ा सा दिक्कत है, दिमाग में नहीं दिक्कत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 17 बॉल में 13 बॉल में 50 मारा था, तो जल्दीबाजी नहीं था क्या? सो क्या होता है, क्रिकेट ऐसा ही है कि जब आप मारते हो और बॉल लग जाता है तो लोग बोलते हैं वाह व्हाट अ प्लेयर। और वही शॉट आप मारने जाते हो और आउट हो जाते हो तो लोग बोलते हैं जरूरत क्या थी इस चीज की। तो मैं अगर उसकी बैटिंग देख रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसके शेप में दिक्कत दिख रहा है कि व्हेन ही इज हिटिंग द शॉट हिज बैलेंस इज नॉट एज गुड एज ही डज। क्योंकि वो थोड़ा सा बॉडी का वेट उसका पीछे रह रहा है जब शॉट्स खेलते हो। अगर वो ठीक कर लेगा तो वो हो जाएगा, बाकी ही नोज हाउ टू स्कोर रन्स। सर वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ सवाल है, टी20 वर्ल्ड कप होना है। आप देख रहे हैं यशस्वी को वर्ल्ड टी20 की टीम में वेस्ट इंडीज जाते हुए? देखिए, मेरा हमेशा से एक सिंपल फॉर्मूला है कि जहाँ पे सिलेक्टर्स आपको अपॉर्चुनिटी दें वहाँ परफॉर्म करो, और उसके बाद सिलेक्टर डिसाइड करेंगे कि उनको आगे की टीम में रखना है कि नहीं रखना है। तो ज़्यादा आगे का सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में ना जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको ये देखना है कि प्रेजेंट में क्या है और उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। अब अभी आईपीएल के कुछ 7 मैच हुए हैं आरआर के, और मुझे लगता है 7 मैच और होने हैं। और अगर आरआर क्वालिफाई करती है तो मे बी 2 गेम और मिलेगा, 1 या 2 गेम। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। तो अगर वो अगले 7 मैचेस में थोड़ा और अच्छा करेगा एंड देन सिलेक्टर्स विल फील कि ये लड़का जाके इंडिया को जिता सकता है, तो डेफिनेटली वो खेलेगा। लेकिन उसके पास परफॉर्मेंस से तो उसने प्रूव किया है कि इंडिया का वो T20 क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट ओपनर है। क्योंकि जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला और अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला, उसके पहले वेस्ट इंडीज में खेला, फिर मे बी आयरलैंड में खेला, आयरलैंड ही था, राइट, आयरलैंड, राइट। तो मुझे लगता बिल्कुल, है कि बिल्कुल। जिस तरीके से वेस्ट उसने इंडीज में परफॉर्मेंस, यशस्वी को टी20 में मौका मिला था, यशस्वी ने रन भी हाँ किए थे वेस्ट इंडीज हाँ, में, तो हर अच्छे जगह खासे उसने रन रन, किए थे। हर हर मैचेस में 50 है। तो इस मैं हमेशा, आईपीएल को छोड़कर यशस्वी के हर जगह हाँ, रन है, सिर्फ यस, इस तो आईपीएल को उसने छोड़कर। उसने सब जगह रन्स किए। तो मुझे लगता है कि दावेदार तो है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि अगर ये आईपीएल भी अच्छा जाता है तो कोई डाउट नहीं होगा उसमें। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में सर आप इस तरीके से किसको देखते हैं? मतलब कोई कह रहा है कि यार यंगस्टर को जाना चाहिए। अब रोहित विराट को, हालांकि ऐसा लग रहा है कि रोहित तो कप्तानी करेंगे, तो यंगस्टर का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहेगा। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। 2007 टी20 वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो वहां पर हमने यंग टीम भेजी तो हमें वहां पर नतीजे अच्छे मिले। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक्सपीरियंस और यूथ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या सारे एक्सपीरियंस जाने चाहिए? टू बी वेरी फ्रैंक, T20 क्रिकेट, अगर मैं अपने लिहाज से बोलूँ तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, फील्ड पे भागना पड़ता है। तो मेनली फिटनेस जिसका अच्छा वो जाना चाहिए। डिपेंड कर, वो ये नहीं है कि कोई यंग है या कोई ओल्ड है, इट इज अबाउट हु कैन फिट ऑन द। जैसे अगर आप कोई ओपनिंग बैट्समैन को लेके जा रहे हो तो ऐसा प्लेयर होना चाहिए कि जो जाके फटाफट बोर्ड पे रन लगाए। अगर कोई मिडल ऑर्डर बैट्समैन है तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई बॉलर है तो कम से कम रन दे और प्रेशर जनरेट करे। तो बेसिकली ये फिटनेस पे डिपेंड करता है और कौन कितना तेज खेलता है उस पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं यूथ, हम अगर एज फैक्टर पकड़ते हैं फिटनेस को, तो हम फिर सोचते हैं यंग लड़के जाने चाहिए। और ऑफ कोर्स क्रिकेट यंग लोगों का ही खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं T20 अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन है वो थोड़े एक्सपीरियंस वाले ज़्यादा करते हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी को ले लो, या अभी रोहित शर्मा भी जब थोड़े फिर 25 क्रॉस कर गए तो ही बिकम अ गुड लीडर। तो मुझे लगता है यूथ और एक्सपीरियंस का मिश्रण होना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स कि कौन फिट है और कौन तेज है, तो वो सिलेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि किसको उनको लेके जाना है। सर यशस्वी के अलावा पृथ्वी शॉ को भी आपने ट्रेनिंग दी है, लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि पृथ्वी शॉ डेब्यू में उन्होंने भी 100 किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ।
और बहुत बात हुई लगातार मीडिया में कि यार नेक्स्ट सचिन मिल गया है, ऐसी खबरें भी आई लगातार, एक बड़े-बड़े टाइटल लगाए गए एक तरह से पृथ्वी शॉ को लेकर। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि खो से गए पृथ्वी शॉ। एक बहुत सारी कंप्लेंट मैं कह सकता हूँ खबरें आई कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है, अलग-अलग जगह की। खैर इस पर ज़्यादा वो नहीं करेंगे लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब एक खिलाड़ी जो यशस्वी जिस मुकाम पर आज हैं, शायद वहाँ पे पृथ्वी शॉ हो सकते थे। तो आप कहाँ कमी देखते हैं? आपने लगातार उनके साथ बातचीत भी की है, सिखाया भी है। क्या कमी रह गई है एक तरह से पृथ्वी में? एक इंसिडेंट शेयर करूँगा कि जब अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, जी, तो मेरे पास एक चैनल आया था कि पृथ्वी के बारे में आप बात करो। तो उस टाइम पे वो चैनल ने मुझे बुलाया और मेरा इंटरव्यू किया और फिर बाद में मुझे बोला कि कोई पृथ्वी का कोई फ्रेंड है क्या जो उसके बारे में बात कर सकता है। तो यशस्वी मेरे पास बैठा था, बोला इसको ही ले लो। तो उस टाइम यशस्वी वाज नोवेयर, मतलब अंडर 19 खेल रहा था और पृथ्वी जी, इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप का विनिंग कैप्टन था। ये 2018 की बात है। तो मुझे अभी वो याद आ रहा है कि पृथ्वी यशस्वी से कितना आगे था 2018 में। उस टाइम यशस्वी कूच बिहार ट्रॉफी खेल रहा था और पृथ्वी अंडर 19 वर्ल्ड कप का विनिंग कैप्टन था। और उसके बाद 2 या 3 महीने में शायद वो इंग्लैंड सीरीज में इंडिया की टीम में आ गया। तो ह्यूज गैप था यशस्वी और पृथ्वी के बीच में 2018 में। और आज कहानी एकदम अलग है कि यशस्वी इज प्लेइंग फॉर इंडिया एंड पृथ्वी इज प्लेइंग आईपीएल, ही इज आल्सो डूइंग वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी काफी टैलेंटेड प्लेयर है, क्योंकि जब वो मेरे पास आया था 2015 में, उसके फादर मेरे मेरे पास लेके आए थे। तो मैंने उनको ये चीज़ बोला था कि आपका बच्चा बहुत हाई टैलेंटेड है और खाली ज़रूरत है इसको राइट ट्रैक पे रखने का, इसको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उसको ना हैंडल करना आना चाहिए इस बच्चे को, क्योंकि जो बच्चे हाई टैलेंटेड होते हैं उनको ना राइट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गेम तो था उसके पास, अभी भी है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं ना उसको ठीक से मैनेज करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि वो चीज़ हो नहीं पाई जब वो इंडिया के लिए खेला या अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेला। उसके बाद मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें करनी चाहिए थी जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, वो हो नहीं पाई। एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, बहुत अच्छा लड़का है था। लेकिन आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि मुझे दुख होता है उसका करियर देख के, क्योंकि जो बच्चा, क्योंकि मैं लोगों को बोलता था कि बीइंग विराट कोहली इन अ टीम, अगर कोई बच्चा मैन ऑफ द सीरीज होता है, इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट, क्योंकि 2018 में विराट भी थे, बाकी लोग भी बिल्कुल। थे और वो मैन ऑफ द सीरीज हुआ था। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो उसका प्रोसेस था ना, मुझे लगता है वो सही नहीं गया। और मैंने एक दो इंटरव्यू में बोला भी है कि 2017 के एंड में के बाद आज तक मैंने उसको फिजिकली देखा नहीं है। ओह! तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की चीज है कि मैंने उसको 2 3 बार बुलाया भी कि आजा, वी विल वर्क हार्ड और आई कैन वर्क आउट ऑन यू। तो मैं 2000 मतलब जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से आया था, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं उसके ऊपर थोड़ा और काम करूंगा। और इनफैक्ट उस टाइम जब अंडर 19 खेल रहा था तो टॉम मूडी बार बार उसको बोलते थे कमेंट्री में कि उसका राइट लेग बाहर की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगा कि आने के बाद थोड़ा से फुटवर्क पे काम करेंगे, क्योंकि 130 तक उसका सब कुछ सही चलता है। जब वो फास्ट बॉलर खेलता है 130 तक उसका पैर वैर सब अच्छा चलता है। बट जैसे 135 क्रॉस होता है उसका राइट लेग थोड़ा पीछे की तरफ आने लगता है। अब तो ठीक हो गया। तो मुझे काफी पॉइंटर्स दिखे थे जिस पे काम करना चाहिए था। बट आई थिंक उस वो मेरे पास कभी आया नहीं उसके बाद। तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं उसके गेम के ऊपर और थोड़ा काम करूँ या उसको मेंटली और समझाऊं। दैट्स हिज चॉइस, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वर्क फॉर हिम। लेकिन जब मैं उसको आज देखता हूँ जिस शेप में हो, उसकी बॉडी अगर आप देखोगे तो उसकी वेट काफ़ी बढ़ गया है। तो जब मैं उसको उस शेप में देखता हूँ तो मुझे भी एज अ कोच थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा और मेहनत करे, और अभी भी उसके पास बहुत टाइम है, अभी कोई देरी नहीं हुई है, अगर थोड़ी और मेहनत करे और जिस तरीके से जिस प्रोसेस से वो यहाँ तक आया था, बहुत ही डिसिप्लिन लड़का था। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं उसको बुलाता था, हम लोग नॉर्मली, उसको चाइनीज बहुत पसंद है, तो प्रैक्टिस के बाद कभी कभी नॉर्मली सैटरडेज को मैं बोलता था कि क्या खाएगा, तो बोलता था सब चाइनीज खाएंगे। तो मैं उसको अपने घर पे बुलाता था और हम लोग बहुत देर देर तक, वो, मैं, यशस्वी सब बैठ के, और भी एक दो बच्चे थे, बातें करते, उसके फादर भी आते थे।
तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते थे। फिर मैं उसको लेके जाता था कभी-कभी आइसक्रीम खिलाने के लिए, लाइक दैट। तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। और जब मेरे घर पे आता था तो 9 बजे का मैं जब उसको टाइम देता था तो न 8:55 आ जाता था। और फिर मुझे मैसेज करता था, "सर आर यू फ्री? कैन आई कम अप?" तो मैं उसको बुलाता था। तो बहुत ही स्वीट बच्चा है। कहीं न कहीं जो ये कहीं न कहीं उसको थोड़ा-सा और सोचना चाहिए जाके कि उस कौन से प्रोसेस से वो यहाँ तक पहुँचा है। और अगर वो फिर से वो प्रोसेस पे जाना चाहे, तो डेफ़िनेटली वो अभी भी खेल सकता है, क्योंकि ऐज अभी उसके साथ है। और जो प्लेयर रन बना के आते हैं तो उनको रन बनाने का प्रॉब्लम नहीं होता है, बस उनको राइट ट्रैक पे रहना होता है। तो अगर वो करे तो अभी भी वो कर सकता है। आई एम वेरी, वेरी श्योर ही इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय। तो लेकिन ये वजह क्या देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि वो एक जैसे यशस्वी के साथ अगर हम देखें, तो यशस्वी के साथ भी पिछला जो 6 महीना हुआ है शायद वो भी इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे होंगे। मतलब चारों तरफ नाम चल रहा है, लेकिन यशस्वी ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। मतलब कोई ऐसा नहीं नज़र आता कि सोशल मीडिया में एक अलग नज़रिया है। आज भी फील्ड पर वही यशस्वी जायसवाल नज़र आते हैं जो शायद डेब्यू में थे। इतना आसान नहीं होता अपने आप को मैनेज करना। तो यशस्वी को आपने कैसे मैनेज किया और पृथ्वी शॉ क्यों मैनेज नहीं कर पाई ये सब चीज़? देखिए, यशस्वी को मैं हमेशा, क्योंकि यशस्वी मेरे घर पे रहता था, मेरे साथ रहा है, तो हम लोग बहुत सारी, पृथ्वी शॉ वाज़ माय स्टूडेंट। वो ग्राउंड पे मिलता था, हम लोग ग्राउंड पे बातें करते थे और फिर वो अपने घर पे चला जाता था। यशस्वी इज़ लाइक वो मेरा फैमिली मेंबर था। तो मैं हमेशा से उसको 2 स्टोरीज़ शेयर करता था कि ये अगर आपको सक्सेस मिलती है, तो ये एक रास्ता जो है वो लेके जाएगा और सक्सेस की तरफ, और ये वाला रास्ता लेके जाएगा नीचे की तरफ। तो मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, सक्सेसफुल फेलियर्स। तो मैं उसमें बोलता हूँ कि सक्सेसफुल फेलियर क्या होता है? सक्सेसफुल फेलियर ये होता है कि आपने एक मेहनत करके आप एक लेवल पे आ गए, आपने लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी। उसके बाद आपने वो प्रोसेस को छोड़ दिया और आप नीचे आ गए, तो लोग आपको सक्सेसफुल फेलियर बोलेंगे। क्योंकि लोग अगर आपके बारे में बात करें, मतलब आप कुछ ना कुछ हो तभी बात कर रहे हैं, नहीं तो सबके बारे में बात नहीं करते हैं। और सक्सेस जो होता है उसके बारे में लोग अलग बात करते हैं, जो अपनी जर्नी को आगे ले जाते हैं। तो बेसिकली मैंने यशस्वी को ना दोनों रास्ते बताए कि देख, ये करेगा तो ये बनेगा, ये करेगा तो ये बनेगा, चॉइस इज योर्स। मैं एक लेवल तक ही तुझे सपोर्ट कर पाऊंगा, एक सर्टेन एज के बाद आई विल नॉट एबल टू हेल्प यू आउट। क्योंकि एक बच्चा बड़ा हो जाता है, 22-23 साल 20 साल का हो जाता है, फिर एक हम लोग इंटरफेयर करना बंद कर देते हैं। यू आर ऑन योर ओन, इवन वी हैव टू लुक आफ्टर आवर लाइफ। सो उसको जो मैंने वो सीख दिया कि कौन सा रास्ता कहाँ ले जाएगा, बेसिकली उसने उस चीज को पकड़ लिया। और अभी भी उस चीज में अगर आप देखेंगे तो उसका वर्क एथिक्स बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं कि यशस्वी हमेशा से एकदम हर चीज सही करता है, बट जो चीज जहां पे करना चाहिए था वो करता है, दैट इज हिज ब्यूटी। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है पृथ्वी वो नहीं कर पाया। तो दोनों में यही डिफरेंस है। गेम में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों टैलेंटेड बच्चे। इनफैक्ट पृथ्वी शॉ इज मोर टैलेंटेड देन यशस्वी, क्योंकि पृथ्वी कम प्रैक्टिस करके भी उससे ज्यादा रन बना सकता है, इसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो जो मैं उसको सीख देता था, मैं हमेशा जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, तो मैंने एक बार उसको गिना है कि देख, अभी इतने सारे वर्ल्ड कप हो चुके हैं। 2020 तक मुझे लगता है अराउंड 11 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। 2020 का 11वां शायद वर्ल्ड कप था। तो मैं उसको गिनाता था, देख 11 वर्ल्ड कप में करीब 150 लड़के वर्ल्ड कप खेले हैं इंडिया से। और उसमें से कितने लोग इंडिया खेले, हम लोग पेन और पेपर लेके लिखते थे। तो बोलता था, अरे सर इतने कम लोग खेले हैं और वर्ल्ड इंडिया के लिए 10 ही 12 जन का नाम दिख रहा है, बाकी लोग कहाँ गए? तो मैं उसको बोलता था, सोच कि कहाँ गए और क्यों गए। तो मैं उसको एक एक उन लोगों का भी नाम गिनाता था और बोलता था, देख ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मैं अभी किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बट आई नो ऑल मोस्ट ऑफ द गाइज की कौन कहाँ है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के जो पहले कैप्टन थे, हिज नेम इज मिस्टर अमित पागनीश। तो मैं बताता था कि देख, अमित सर कैप्टन थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में, अभी ही इज अ कोच, ही इज आल्सो डूइंग वेल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी, मैं उसको बोलता था कि जो भी लड़का अंडर 19 इंडिया खेल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब आगे जाके सुपरस्टार ही बनेंगे। वो डिपेंड करेगा कि इसके आगे की प्रोसेस क्या है। अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हो, तो मतलब आपने ग्रेजुएशन बड़े अच्छे मार्क्स से पास कर लिए हैं, लेकिन उसके आगे जब आपको जॉब मिलेगा तो वहां भी आपको रोज परफॉर्म करना है। तो वो सारी चीजें मैं उसके दिमाग में डालता था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सीख उसने ली है।
और एज अ कोच, एज अ गार्डियन, जो भी आप बोलो, मुझे हमेशा फक्र होता है कि मैंने एक अच्छा प्लेयर बनाया है और एक ऐसा प्लेयर बनाया है जो इंडिया के लिए खेल रहा है। तो बस जर्नी जारी है। नहीं, बिल्कुल सही बात की एक फ़र्क भी आपने बताया है कि सक्सेस का एक क्या रास्ता है उस और फेलियर किस रास्ते पर ले जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने समराइज़ किया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने यशस्वी की पूरी जर्नी क्योंकि बहुत हम सब जानते हैं कि एक खिलाड़ी को हम खेलते हुए देख लेते हैं, सक्सेस होते हुए भी देख लेते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी के पीछे मेहनत कौन करता है, उस कोच का क्या योगदान रहता है, उनकी कहानी आना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, यशस्वी की बहुत सारी कहानी जो एक तरह से नहीं सुनी हुई थी, वो भी दर्शकों को मिली। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं यशस्वी जैसे और भी प्लेयर आप इसी तरह से बनाते रहेंगे और देश को गौरवान्वित करते रहेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। डेफिनेटली एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जी, जी। कि जो जी, लोग इस शो को देख रहे हैं, जी। क्रिकेट खेलना आसान है और क्रिकेटर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं एक हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि एक जो प्लेयर होता है वो एक सिर्फ खुद के लिए कर रहा होता है, उसकी प्रैक्टिस, उसके रूटीन वो खुद के लिए फॉलो कर रहा होता है, और वो अपनी जिंदगी के पहले एज में होता है। कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन की बात करोगे तो वो पहली उम्र, मतलब बिल्डिंग एज जिसको हम 25 साल तक बोलते हैं, तो ना उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर होता है, ना उसके ऊपर कोई सोशल प्रेशर होता है बट लिमिटेड होता है। और अच्छी फैमिली मिल गई तो फैमिली प्रेशर भी नहीं होता है, और उसकी खुद की कोई ऐसी पर्सनल लाइफ ज़्यादा होती नहीं है। तो वहां पे मेहनत कम है, लेकिन जो कोच होता है वो अपनी सेकेंड इनिंग में होता है। तो उसकी खुद की फैमिली होती है, उसकी खुद की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, फिर इतने सारे बच्चे आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके। मतलब एक कोच जो होता है वन बॉडी एंड वन ब्रेन के साथ 100 ब्रेन एंड बॉडीज को डील करता है। तो मुझे लगता है कि कोचेस का जो मेहनत है वो प्लेयर से भी ज्यादा होता है। एक बच्चा सुबह आया, प्रैक्टिस करके चला गया, कोच सुबह आया फिर शाम को भी उसको बच्चे को कुछ और बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। तो मुझे लगता है इंडिया में जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो सिर्फ प्लेयर्स के लिए हैं, कोचेस के लिए ना के बराबर है। तो जो भी लोग इसको देख अच्छा। रहे हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि मेहनत प्लेयर से ज्यादा कोचेस करते हैं, एंड दे मस्ट गेट मोर, बोलते हैं ना, मोर रिवॉर्ड्स, मोर विजिबिलिटी। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। और यस, थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच सर आपने हमारा इन्विटेशन स्वीकारा, आपने समय दिया, मॉर्निंग का समय है, आपको लगातार और भी बच्चों को देखना होता है, मैदान जाना होता है। तो सर लेकिन खुशी की बात ये है कि यशस्वी जायसवाल को हम देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है कि अभी मैच बचे हैं, यशस्वी का फॉर्म वापस आएगा क्योंकि हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस खिलाड़ी के रन बनाने का। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत-बहुत जुड़ने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय। थैंक